इस एक्टिविटी के अंत तक आप सीखेंगे उन तरीकों की सूची बनाना जिनसे आउटलुक 2019 मेल को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। मेल को ग्रुप करने के लिए कैटेगरीज का उपयोग करना, न्यू कैटेगरीज बनाने का तरीका बताना, मेल को मार्क करने के लिए फ्लैग का उपयोग करना जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, मेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर का उपयोग करने की उपयोगिता का वर्णन करना, नए फोल्डर बनाने का तरीका बताना, समझाए कि आवश्यक मेल कैसे खोजे और मेल सॉर्ट करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना। राहुल को लगता है कि उन्होंने आउटलुक 2019 के बारे में बहुत कुछ सीखा है। वो रोहित से कहता है कि अब वो मेल से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से कर सकता है और रोहित कहता है कि अब वो मेल बॉक्स को और भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेगा। आउटलुक कलर कैटेगरीज प्रदान करता है जो आपको आसानी से आइटम्स ढूंढने, सॉर्ट करने, फिल्टर करने या ग्रुप करने में सक्षम बनाता है। आइए इनबॉक्स में किसी ईमेल संदेश को कैटेगरी असाइन करें। एक मैसेज चुनें, कैटेगराइज पर क्लिक करें और एक कलर कैटेगरी चुनें। मैसेज के पास एक कलर्ड बॉक्स दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि रीडिंग पेन में एक रंगीन रेक्टेंगल भी दिखाई देता है। आप यही प्रक्रिया का पालन करके एक ही आइटम पर कई कैटेगरीज लागू कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको एक के बजाय कई रंगीन बॉक्स दिखाई देंगे। लागू कैटेगरीज को हटाने के लिए कैटेगरी के दाईं ओर दिखाई देने वाले क्रॉस चिन्ह पर क्लिक करें। जब आप किसी आइटम पर राइट क्लिक करते हैं तो आउटलुक कई उपयोगी विकल्प प्रदान करता है। आप इनके साथ भी काम कर सकते हैं। अधिक सार्थक नाम रखने के लिए आप न्यू कैटेगरीज बना सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं या मौजूदा का नाम बदल सकते हैं। आइए देखें कि आप न्यू कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं या मौजूदा का नाम बदलकर अधिक अर्थपूर्ण नाम रख सकते हैं। कैटेगराइज पर क्लिक करें, फिर मैनेज कैटेगरीज पर क्लिक करें। अब एक न्यू कैटेगरी बनाने के लिए क्रिएट कैटेगरी पर क्लिक करें। एक नाम दर्ज करें और इसके लिए एक रंग इंडिकेटर चुनें। फिर सेव पर क्लिक करें। किसी कैटेगरी को हटाने के लिए कैटेगरी के नाम के आगे स्थित डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें। नई बनाई गई कैटेगरी को लागू करने के लिए एक मेल का सिलेक्शन करें, कैटेगराइज पर क्लिक करें और फिर श्रेणी का सिलेक्शन करें। आप किसी इश्यू पर फॉलो अप करने के लिए याद दिलाने के लिए अपने मैसेज को फ्लैग असाइन कर सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे करना है। किसी मेल को इनबॉक्स में फ्लैग करने के लिए पहले उसका सिलेक्शन करें। मोर ऑप्शंस पर क्लिक करें, फ्लैग पर क्लिक करें। किसी महत्वपूर्ण मेल पर डिफॉल्ट फ्लैग लागू करने के लिए अपने कर्सर को मेल पर रखें और उसके आगे दिखाई देने वाले फ्लैग चिन्ह पर क्लिक करें। जब आपने आवश्यक एक्शन ले ली है तो बस फ्लैग पर क्लिक करें। रोहित राहुल से कहता है कि उसे खुद को इनबॉक्स और सेंट आइटम्स जैसे डिफॉल्ट आउटलुक फोल्डर में मेल रखने तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप सिंगल एक्टिविटी से संबंधित सभी मेल्स एक साथ रखना चाहते हैं तो आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं और उन्हें वहां मूव कर सकते हैं। आप उन मेल्स को भी स्टोर कर सकते हैं जिन्हें आपने रिसीव किया है और सिंगल फोल्डर में एक साथ सेंड किया है। चलो एक न्यू फोल्डर बनाएं। फोल्डर्स में जाएं, न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। बॉक्स में न्यू फोल्डर के लिए एक नाम एंटर करें और एंटर की दबाएं। अगर आप इनबॉक्स से किसी मेल को इस फोल्डर में ले जाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। मूव टू पर्सनल पर क्लिक करें। अब न्यू फोल्डर को चेक करें। आप आसानी से एक ईमेल ड्रैग कर सकते हैं और इसे फोल्डर नेम पर ड्रॉप कर सकते हैं।
सर्च बॉक्स सभी आउटलुक मॉड्यूल्स में उपलब्ध है। यह आपको जल्दी से आइटम्स खोजने में मदद करता है। आइए इसका उपयोग इनबॉक्स में एक मैसेज खोजने के लिए करते हैं। बस सर्च बॉक्स में एक वर्ड या मेल का एक पार्ट टाइप करें और सर्च पर क्लिक करें। जिस समय मैच पाया जाता है, रिलेवेंट मेल प्रदर्शित होता है। आप सर्च क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करके अपने सर्च को सीमित भी कर सकते हैं। फिल्टर पर क्लिक करें। फिल्टर टाइप पर क्लिक करें, जैसे कि फ्लैग्ड। इस तरह आप केवल स्पेसिफिक मेल्स या मैसेजेस देखते हैं। यदि आप मैसेज में से कोई वर्ड एंटर करने के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो आप सर्च बॉक्स में व्यक्ति का नेम या ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रॉप डाउन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो सर्च बटन के बगल में मौजूद है। इस मेनू में आप अधिक फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में मेल सर्च करने के लिए इस ड्रॉप डाउन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स में मेल्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट में प्रदर्शित होते हैं। इसका मतलब है कि लेटेस्ट मेल्स सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर मेल को सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेट रिसीव्ड, सब्जेक्ट, सेंडर्स नेम आदि। आइए सेंडर्स नेम के आधार पर मेल्स को इनबॉक्स में सॉर्ट करते हैं। फिल्टर, सॉर्ट, फ्रॉम पर क्लिक करें। आपके मेल अब सेंडर्स नेम के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए गए हैं। ईमेल को उनके इंपॉर्टेंस के अनुसार सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट मेनू से इंपॉर्टेंस को सिलेक्ट करें। आप इन ईमेल के ऑर्डर को भी बदल सकते हैं। मेल के ओरिजिनल या डिफॉल्ट ऑर्डर पर लौटने के लिए सॉर्ट मेनू से डेट पर क्लिक करें। आपने जो सीखा है उसका एक सारांश यहां दिया गया है। उन तरीकों की लिस्टिंग करना जिनसे आउटलुक 2019 मेल्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। मेल्स को एक ग्रुप में करने के लिए कैटेगरीज का उपयोग करना। न्यू कैटेगरीज बनाने का तरीका स्पष्ट करना। उन मेल्स को मार्क करने के लिए फ्लैग का उपयोग करना जिन पर तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। मेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स के उपयोग का वर्णन करना। न्यू फोल्डर बनाने के तरीके का स्पष्टीकरण देना। आवश्यक मेल्स को सर्च करने के तरीके का स्पष्टीकरण देना। मेल सॉर्टिंग की प्रक्रिया को दर्शाना। इस एक्टिविटी के अंत तक आप सीखेंगे एक इवेंट क्रिएट करने की प्रक्रिया की व्याख्या करना, एक अपॉइंटमेंट और एक इवेंट के बीच के भिन्नता का वर्णन करना, एक पार्शियल डे इवेंट को रिकॉर्ड करने का तरीका बताना, किसी अपॉइंटमेंट को इवेंट में कन्वर्ट करने का तरीका समझाना, सेटिंग अप मीटिंग्स और सेंडिंग आउट मीटिंग रिक्वेस्ट की प्रोसेस की व्याख्या करना। राहुल ने आउटलुक कैलेंडर में अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड करना सीख लिया है। इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के तरीके के बारे में अब रोहित ने उसे समझाने का फैसला किया। आउटलुक कैलेंडर में एक इवेंट को ऑल डे एक्टिविटी के रूप में माना जाता है। ये प्रोडक्ट प्रमोशन, एग्जीबिशन या पिकनिक जैसा कुछ हो सकता है। आमतौर पर एक इवेंट एक बार होती है और एक दिन या कई दिन तक चल सकती है, लेकिन एक एनुअल इवेंट जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी एक विशिष्ट दिन पर एक साल में एक बार ही होता है। कैलेंडर इवेंट में टाइम के ब्लॉक पर ऑक्यूपाई नहीं होता है, बल्कि वो कैलेंडर पेज के शीर्षक पर बैनर के रूप में दिखाई देते हैं। आप उस दिन अन्य अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं जिस दिन आपके पास ऑल डे इवेंट हो। आइए एक न्यू इवेंट बनाएं। न्यू ग्रुप में होम टैब पर एक न्यू इवेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड डेटा को सिलेक्ट करें, न्यू आइटम को सिलेक्ट करें, ऑल डे इवेंट को सिलेक्ट करें। इवेंट विंडो में इवेंट का सब्जेक्ट और लोकेशन एंटर करें, फिर डेट्स एंटर करें जब इवेंट शुरू होगा और एप्रोप्रिएट बॉक्स में एंड होगा। एक्शंस ग्रुप में इवेंट टैब पर अंत में रिक्वायर्ड नोट्स एंटर करें।
सेव करें और क्लोज पर क्लिक करें। राहुल का एक सवाल है, क्या होता है जब कोई इवेंट पूरे दिन नहीं चलती? रोहित बताता है, आप एक ऐसा इवेंट बना सकते हैं जो दिन के केवल एक भाग में पूरा विस्तार हुआ हो। इवेंट विंडो में सब्जेक्ट, लोकेशन और नोट्स जैसे विस्तृत सूचना एंटर करें। फिर ऑल डे इवेंट बॉक्स को अनचेक करें। आप देख सकते हैं कि विंडो टाइटल अब अपॉइंटमेंट के रूप में डिस्प्ले होता है। स्टार्ट और एंड टाइम स्पेसिफाई करें, फिर सेव और क्लोज पर क्लिक करें। आपका पार्शियल डे इवेंट अब रिलेटेड कैलेंडर पेज में अपॉइंटमेंट की तरह प्रदर्शित होता है। इसलिए वास्तव में आपका इवेंट अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह एक अपॉइंटमेंट को एक इवेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां एक रिकॉर्डेड अपॉइंटमेंट है। ऑल डे इवेंट बॉक्स पर क्लिक करें। विंडो टाइटल इसे एक इवेंट के रूप में डिस्प्ले करता है। सेव एंड क्लोज पर क्लिक करें। कैलेंडर अब पेज के शीर्षक पर एक इवेंट बैनर दिखाता है। मीटिंग एक अपॉइंटमेंट है जिसमें अन्य लोग शामिल होते हैं और इसमें मीटिंग लोकेशन शामिल हो सकता है। रोहित ने राहुल से कहा कि वो कैलेंडर का इस्तेमाल अपने आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और अन्य लोगों के साथ मीटिंग सेट करने और मीटिंग रिक्वेस्ट भेजने के लिए कर सकता है। मीटिंग रिक्वेस्ट बनाना अपॉइंटमेंट या इवेंट बनाने के समान है। फर्क यह है कि आप दूसरों को रिक्वेस्ट ईमेल कर सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे करें। न्यू ग्रुप में होम टैब पर एक न्यू मीटिंग सेट करने के लिए न्यू मीटिंग पर क्लिक करें। किसी अन्य अपॉइंटमेंट की तरह मीटिंग डिटेल्स एंटर करें। फिर टू बॉक्स में उन लोगों के ईमेल एड्रेसेस एंटर करें जिन्हें आप मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हैं। अंत में सेंड पर क्लिक करें। इनवाइटीज को रिक्वेस्ट्स रेगुलर ईमेल की तरह सेंड किए जाते हैं और मीटिंग आपके कैलेंडर में रिकॉर्ड की जाती है। रिक्वेस्ट्स के रिस्पॉन्सेस आपके ईमेल अकाउंट के इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। आइए एक नजर डालते हैं सीखने के प्रमुख उपायों पर। आप सीख चुके हैं एक इवेंट बनाने की प्रोसेस की व्याख्या, एक अपॉइंटमेंट और एक इवेंट के बीच के भिन्नता का वर्णन करना, एक पार्शियल डे इवेंट को रिकॉर्ड करने का तरीका बताना, यह समझाते हुए कि किसी अपॉइंटमेंट को इवेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सेटिंग अप मीटिंग्स और मीटिंग रिक्वेस्ट भेजने की प्रक्रिया की व्याख्या करना। इस एक्टिविटी के अंत तक आप सीखेंगे आउटलुक 2019 कैलेंडर मॉड्यूल का वर्णन करना, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, इवेंट, टास्क को स्पष्ट करना, विभिन्न प्रकार के कैलेंडर व्यूज की लिस्ट करना, अपॉइंटमेंट बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या करना, रिमाइंडर कैसे सेट करें इसका वर्णन करना, रिकरिंग अपॉइंटमेंट्स को रिकॉर्ड करने का तरीका बताना, समझाए कि एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट्स में परिवर्तन कैसे करें। राहुल जानते हैं कि व्यस्त लोगों में एक महत्वपूर्ण चीज है जो एक प्लानर या अपॉइंटमेंट बुक को बनाए रखते हैं। इसमें एक टू डू लिस्ट और एक शेड्यूल की सूचना शामिल है। उसने रोहित से पूछा कि क्या आउटलुक भी कुछ ऐसा ही ऑफर करता है। तभी रोहित उसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कैलेंडर के बारे में बताता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कैलेंडर आउटलुक का शेड्यूलिंग घटक है। एक बार जब आप आउटलुक कैलेंडर का उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो आप हमेशा संगठित, समय के पाबंद रहेंगे और किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि से कभी नहीं चूकेंगे। आप विभिन्न शीर्षों के लिए अंतर्गत एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए अपॉइंटमेंट बनाने के लिए डे व्यू का उपयोग करें। आउटलुक कैलेंडर पर जाएं। दिन के हिसाब से अपॉइंटमेंट बनाने के लिए डे पर क्लिक करें। प्रीवियस या नेक्स्ट मंथ में जाने के लिए आप इन एरोस पर क्लिक कर सकते हैं। उस डे को सिलेक्ट करें।
जिस दिन आप अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहते हैं। अब डिफॉल्ट रूप से अपॉइंटमेंट टाइटल एंटर करें। आधे घंटे के लिए अपॉइंटमेंट अलॉट किया जाता है। आप इसे आवश्यकता अनुसार एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जैसा कि हम एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हैं, इसका एक सेट टाइमिंग होगा। लेकिन यदि आप आउटलुक में होल डे इवेंट को शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप ऑल डे का ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट अब रिकॉर्ड की गई है। कैलेंडर को ओपन करने के लिए यहां मौजूद कैलेंडर आइकॉन पर क्लिक करें। अब आप करंट मंथ्स के डेट्स को बाईं तरफ और एक छोटे कैलेंडर में देख सकते हैं। करंट डेट पर हाईलाइट किया गया है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप कैलेंडर देख सकते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट बनाते हैं तो आप इसे यहां देखेंगे। बाय डिफॉल्ट अपॉइंटमेंट की ड्यूरेशन को बिजी मार्क किया जाता है। इसे बदलने के लिए इवेंट पर राइट क्लिक करें, कर्सर को शो एज के ऊपर हॉवर करें और फिर डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपके सिलेक्शन के अनुसार बाईं ओर एक छोटा कलर्ड इंडिकेटर दिखाई देगा। आप अपॉइंटमेंट या इवेंट डिटेल्स सेट करके वेरियस इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए मीटिंग चार्म सेट करें, जो कि आइकॉन है। इवेंट पर राइट क्लिक करें, माउस कर्सर को चार्म पर हॉवर करें और एक सुटेबल आइकॉन सिलेक्ट करें। इवेंट को कैटेगराइज करने के लिए दी गई कैटेगरी में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। आप एक कैटेगरी भी सेट कर सकते हैं, जिसे आपने पहले बनाया होगा। यदि आप किसी इवेंट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो डुप्लीकेट इवेंट पर क्लिक करें। इस विंडो में न्यू डिटेल्स सेट करें और सेव पर क्लिक करें। इवेंट अब उस दिन के लिए डुप्लीकेट की गई है। आप टाइम के अनुसार इवेंट को अपवर्ड्स या इनवर्ड्स की ओर खींचकर इवेंट के टाइम को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। आपको एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन द्वारा आपके अपॉइंटमेंट्स के बारे में याद दिलाया जाता है। आप अपॉइंटमेंट फॉर द रिमाइंडर से पहले की नॉट टू बी रिमाइंडेड या स्पेसिफाई द पीरियड चूज कर सकते हैं। इसके लिए इवेंट पर क्लिक करें, रिमाइंडर ऑप्शन पर क्लिक करें। बाय डिफॉल्ट रिमाइंड मी 15 मिनट्स बिफोर ऐसे सेट किया गया है। एक समय निर्धारित करें जो आप चाहते हैं। हम इसे एट टाइम ऑफ इवेंट ऐसे सेट करेंगे, जैसे कि आपने इसे सेट करने के लिए चुना है। आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। एक विशिष्ट समय के बाद फिर से याद दिलाने के लिए रिमाइंडर नोटिफिकेशन पर स्नूज आइकॉन पर क्लिक करें और फिर उस स्पेसिफिक इंटरवल को सिलेक्ट करें। आप इस आइकॉन पर क्लिक करके रिमाइंडर को डिसमिस कर सकते हैं। राहुल जानना चाहता है कि क्या वो लोगों के साथ मीटिंग्स कर सकते हैं और क्या वो उन्हें रिमाइंडर सेट करके भेज सकते हैं। रोहित उसे बताता है कि आप जितने चाहे उतने डिटेल्स के साथ एक मीटिंग इवेंट भी बना सकते हैं और उन्हें रिमाइंडर भी सेट करके भेज सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे करें। दी गई तारीख के आउटलुक कैलेंडर में एक इवेंट बनाने के लिए एम्प्टी एरिया में क्लिक करें। उस इवेंट का टाइटल जोड़े जिसे हम रिव्यू के लिए मीटिंग के रूप में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद इनवाइट अटेंडीज बॉक्स में उन लोगों का नेम या ईमेल आईडी एंटर करें जिनके साथ आप मीटिंग करना चाहते हैं। मीटिंग का लोकेशन एंटर करें। रिमाइंडर सेट करें। मीटिंग डिस्क्रिप्शन यहां एंटर करें। सेव पर क्लिक करें। अब इनवाइटेड अटेंडीज को इवेंट के संबंध में एक ईमेल प्राप्त होगा। एक बार जब वे इनवाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं या इवेंट अटेंड करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें आपके प्राप्त होने पर एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आप मीटिंग इवेंट में कुछ डिटेल्स ऐड करना भूल गए हैं, तो आप किसी भी समय एग्जिस्टिंग मीटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। इवेंट एडिट पर क्लिक करें, चेंजेस करें और एक बार फिर सेव करें। कुछ अपॉइंटमेंट्स हो सकती है, जैसे कि रिव्यू मीटिंग्स जो नियमित रूप से होती है। आप ऐसे मामलों के लिए
एक रिकरिंग मीटिंग या अपॉइंटमेंट इवेंट बना सकते हैं। आइए किसी अपॉइंटमेंट या मीटिंग इवेंट को रिकरिंग इवेंट में बदले। इवेंट पर क्लिक करें, एडिट पर क्लिक करें, रिपीट ऑप्शन से कस्टम सेट प्रिपरेशन को इवेंट के लिए दी गए ऑप्शन से क्लिक करें। आप महीनों और यहां तक कि आगे आने वाले वर्षों के लिए रिकरिंग रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। एक बार हो जाने के बाद सेव पर क्लिक करें, फिर से सेव पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि अगले 3 महीनों के लिए उसी दिन और उसी समय आपके कैलेंडर में वही अपॉइंटमेंट या इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। इसीलिए सभी सिमिलर अपॉइंटमेंट्स या इवेंट्स में बनाया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं सीखने के प्रमुख उपायों पर। आप सीख चुके हैं आउटलुक 2019 कैलेंडर मॉड्यूल का वर्णन करना, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, इवेंट, टास्क की व्याख्या करना, विभिन्न प्रकार के कैलेंडर व्यूज की लिस्ट करना, अपॉइंटमेंट बनाने की प्रोसेस की व्याख्या करना, रिमाइंडर्स कैसे सेट करें इसका वर्णन करना, रिकरिंग अपॉइंटमेंट्स को रिकॉर्ड करने का तरीका बताना, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट्स में चेंजेस करने का तरीका बताना। इस एक्टिविटी के अंत तक आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक को एकीकृत करने का तरीका बताना, एक वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करने की प्रक्रिया की व्याख्या करना, आउटलुक कॉन्टैक्ट्स के ग्रुप को सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने का तरीका बताना। रोहित राहुल को बताता है कि आउटलुक मेल मॉड्यूल को अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। आउटलुक की सुविधाओं से राहुल प्रभावित है। वो और जानने के लिए उत्सुक है। रोहित ये दिखाने का फैसला करता है कि आउटलुक मेल मॉड्यूल का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए गए न्यूज़लेटर को कैसे भेजा जाए। यहाँ एक न्यूज़लेटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके बनाया गया है। इसे लोगों के ग्रुप को भेजने की जरूरत है। यदि आपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर किया है तो आप इस डॉक्यूमेंट को सीधे वर्ड के अंदर से ही ईमेल कर सकते हैं। आइए देखें कि ये कैसे करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल टैब पर क्लिक करें और शेयर चुनें। अब ईमेल पर क्लिक करें और सेंड एज अटैचमेंट पर क्लिक करें। अटैचमेंट के रूप में संबंधित वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक नया आउटलुक मेल मैसेज खुलता है। ईमेल मैसेज में आवश्यक कॉन्टैक्ट ग्रुप और ईमेल एड्रेस शामिल करें। यदि आवश्यक हो तो मैसेज टेक्स्ट जोड़ें और सेंड पर क्लिक करें। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में भेजना भी चुन सकते हैं, जो न्यूज़लेटर के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके लिए शेयर स्क्रीन में सेंड एज पीडीएफ विकल्प का उपयोग करें। आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख लर्निंग पॉइंट्स पर। आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आउटलुक के साथ एकीकृत करने का तरीका बताना, एक वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करने की प्रक्रिया की व्याख्या करना, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सीधे आउटलुक कॉन्टैक्ट ग्रुप्स को ईमेल करने का तरीका बताना। इस एक्टिविटी के अंत तक आप सीखेंगे अर्थ बताना कि एक आउटलुक टास्क क्या है, आउटलुक टास्क लिस्ट्स के साथ फिजिकल टू डू लिस्ट्स की तुलना करना, एक टास्क बनाने की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण दे कि कंप्लीटेड टास्क को कैसे मार्क करना, किसी टास्क लिस्ट को विभिन्न तरीकों से देखने का तरीका बताना, टास्क लिस्ट से किसी टास्क को रिमूव करने का तरीका बताना। आउटलुक ऑफर्स से राहुल काफी अभिभूत है। वह जानना चाहता है कि शेड्यूलिंग फीचर्स यह सुनिश्चित करेंगी
कि वो महत्वपूर्ण गतिविधियों से न चूके। लेकिन उसके पास एक प्रश्न है। वो रोहित से कहता है कि हमें कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज करने की जरूरत है। इसके लिए हम आमतौर पर टू डू लिस्ट से बनाते हैं और पूरी की गई वस्तुओं को पार करते हैं। क्या आउटलुक में भी इसी तरह की कोई सुविधा है? रोहित को अपने मित्र को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आउटलुक टास्क मॉड्यूल ये और बहुत कुछ प्रदान करता है। एक आउटलुक टास्क व्यक्तिगत कार्य से संबंधित एक्शन आइटम है। आउटलुक टास्क्स के साथ आपकी टू डू लिस्ट्स सरल और अधिक कुशल हो जाती है। इसलिए आपको पेपर लिस्ट्स और अन्य उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आउटलुक आपको अपने टास्क्स की प्रगति पर नजर रखने में मदद करता है और आप हमेशा शेड्यूल पर बने रहते हैं। डेडलाइन आने पर आपको अलर्ट मिलते हैं और महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। याद रखें कि आप न केवल छोटी व्यक्तिगत नौकरियों की लिस्ट्स बनाए रखने के लिए आउटलुक टास्क्स का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि काम से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रख सकते हैं। टास्क मॉड्यूल पर स्विच करने के लिए फोल्डर पेंट के नीचे टास्क पर क्लिक करें। रोहित को काम पर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया। वो राहुल को दिखाता है कि कैसे उसने इसमें शामिल विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक टास्क बनाया। न्यू ग्रुप में होम टैब पर टास्क बनाने के लिए न्यू टास्क पर क्लिक करें। टास्क विंडो में सब्जेक्ट बॉक्स में टास्क के लिए एक नाम टाइप करें। बॉक्स की स्टार्ट डेट एंटर करें। ड्यू डेट बॉक्स में टास्क कंप्लीट होने की डेट एंटर करें। टास्क की प्रायोरिटी निर्धारित करें कि परसेंट कंप्लीट बॉक्स में कितना टास्क कंप्लीट किया गया है। स्टेटस और परसेंट कंप्लीट डेटा एक दूसरे से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि आप 25 के रूप में परसेंट कंप्लीट एंटर करते हैं, भले ही स्टेटस सेट नहीं की गई हो, यह ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस के रूप में प्रदर्शित होता है। टास्क कंप्लीट होने पर याद दिलाने के लिए रिमाइंडर बॉक्स पर क्लिक करें। यदि आप चाहे तो रिमाइंडर डेट और टाइम विशेष रूप से वर्णन कर सकते हैं। अब लार्ज व्हाइट बॉक्स में टास्क डिटेल्स एंटर करें। फिर एक्शन ग्रुप में टास्क टैब पर सेव और क्लोज पर क्लिक करें। आपका टास्क अब टास्क लिस्ट में ध्वज के साथ प्रदर्शित होता है। जैसे ही आप किसी टास्क के साथ आगे बढ़ते हैं, आप इसे आवश्यकतानुसार अपडेट कर सकते हैं। टास्क लिस्ट में आवश्यक टास्क पर डबल क्लिक करें। चलो ड्यू डेट और परसेंट पूर्ण बदलते हैं। ध्यान दें कि परसेंट कंप्लीट बॉक्स में 0 से अधिक संख्या होती है, इसलिए स्टेटस बॉक्स इन प्रोग्रेस पर दिखाई देता है। जब आप एक्शन ग्रुप में टास्क टैब पर काम पूरा कर ले तो सेव और क्लोज पर क्लिक करें। राहुल जानना चाहता है कि कंप्लीट टास्क को कैसे दर्शाया जाए। रोहित समझाता है कि टास्क को पूर्ण रूप में चिन्हित करने के लिए बस इसके सामने वाले फ्लैग पर क्लिक करें। यदि आप टास्क लिस्ट देख रहे हैं तो कंप्लीट टास्क अब प्रदर्शित नहीं होगा। करंट व्यू ग्रुप में होम टैब का व्यू चेंज करने के लिए सिंपल लिस्ट पर क्लिक कीजिए। यहां आप देख सकते हैं कि कंप्लीट टास्क इसके पार की लाइन के साथ दिखाया गया है और फ्लैग को एक टिक से बदल दिया गया है। टास्क विंडो को प्रदर्शित करने के लिए कंप्लीटेड टास्क पर डबल क्लिक करें। हो सकता है कि आपको अपनी टास्क लिस्ट कंप्लीटेड टास्क लिस्ट से भरी हुई लगे। ऐसे में आप ऐसे टास्क्स को टास्क लिस्ट से हटा सकते हैं। किसी टास्क को डिलीट करने के लिए उसे सिलेक्ट करें और डिलीट ग्रुप में होम टैब में डिलीट को क्लिक करें। आप किसी टास्क पर राइट क्लिक करके और डिलीट को चुनकर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप उसी टास्क को डिलीट करने के लिए उसी प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप अपनी टास्क लिस्ट में नहीं चाहते हैं, भले ही इसे पूर्ण रूप में मार्क न किया गया हो। राहुल मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने आउटलुक 2019 के बारे में बहुत कुछ सीखा है। रोहित खुश है कि उसका दोस्त अब अपने समय
और गतिविधियों को व्यवस्थित करना जानता है। वो अधिक व्यवस्थित और शांत स्वभाव के राहुल से उम्मीद करते हैं। वो राहुल को अन्य सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो आउटलुक प्रदान करता है। ये काफी सरल होगा क्योंकि सभी मुख्य विषयों को विवरण में जोड़ा गया है। प्रिय शिक्षार्थी, आपको भी खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टास्क लिस्ट में आपने सीखा आउटलुक टास्क क्या है ये परिभाषित करना, आउटलुक टास्क लिस्ट के साथ फिजिकल टू डू लिस्ट की तुलना करना, एक टास्क बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या करना, किसी टास्क को कंप्लीट मार्क करने का तरीका समझाना, किसी टास्क लिस्ट को अलग अलग तरीकों से देखने का तरीका बताना, टास्क लिस्ट से किसी कार्य को निकालने का तरीका बताना। आजकल हम सिर्फ अपने आराम और मजे के बारे में ही सोचते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेकर बाकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी तो बस इससे क्या होगा और सॉरी भूल गया, बस इन दो ही चीज़ों में भटकती रहती है। लेकिन इनके साथ साथ इनकी वजह से हमारे पर्यावरण का घाटा भी तो हो रहा है। ज़रा सोचिए, हम कितनी बार बिना वजह पंखा और लाइट ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, और कभी कभी तो ज़रूरत ना होने पर प्रिंट आउट भी निकाल कर पेपर की बर्बादी करते हैं। भाई, और भी ऐसे कितने काम हैं जो हमें पता तक नहीं। आपको नहीं लगता कि हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी के साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए? तो क्या आप लोगे ये जिम्मेदारी? फिर नेक काम में देरी कैसी? यदि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं और उस पर भी यदि आपको आगे की ओर झुककर काम करने की आदत है, तो इस बात की अत्यधिक संभावना है कि आपके कंधों में दर्द होने लगे। यदि आप अपने कंधे झुकाते हैं या सीधे नहीं बैठते, तो इसके कारण आपके गर्दन में और कंधों की मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। तो ऐसी मांसपेशियों के लिए यहाँ कुछ व्यायाम हैं। व्यायाम 1, अपने कंधों को ऊपर उठाएं और तब तक उठाए रहें जब तक कि आपकी गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में तनाव महसूस होने लगे।
इस स्थिति में लगभग 10 सेकंड तक बने रहें और फिर अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। जब आप आराम की स्थिति में होते हैं तो सुनिश्चित करें कि किसी भी मांसपेशी पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। उसे उतनी बार दोहराएं जितनी बार आपको आराम महसूस हो सके। व्यायाम 2, अपने कंधों को पहले घड़ी की सुई की दिशा में और फिर उसके विपरीत दिशा में घुमाएं। इस गतिविधि को प्रत्येक तरफ कम से कम 5 बार या उससे अधिक बार दोहराएं। व्यायाम 3, पहले अपनी उंगलियों को एक दूसरे के साथ प्रदर्शित तरीके से बांध लें। आपस में गुंथी हुई इन उंगलियों को अपने सिर के ऊपर छत की दिशा में ले जाएं। कुहनियों को सीधी करें और जितना संभव हो स्ट्रेच करें। स्ट्रेच की हुई स्थिति को कुछ सेकंड तक बनाए रखें और फिर अपने हाथों को वापस अपने बगल में ले आएं। इस पूरी गतिविधि को तब तक दोहराएं जब तक आपकी मांसपेशियों में आराम न आ जाए। इन व्यायामों का अभ्यास करें और आने वाले सत्रों में हम आपके साथ और भी साझा करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संस्था पर्यावरण की रक्षा के प्रयास को गंभीरता से ले? ग्रीन, पर्यावरण के अनुकूल कंप्यूटिंग करने के लिए निम्नलिखित बातों का अनुसरण करें। क्या किया जा सकता है? बिजली बचाने की विधियों का उपयोग करें, जैसे उपयोग के बाद कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना, लंच के समय और जब सभी कर्मचारी शाम को घर जाएं तो बिजली बंद कर देना। उच्च स्तरीय अथवा चिरस्थायी तकनीकी और हार्डवेयर का उपयोग करें। यात्रा में लगने वाले समय और ईंधन की बचत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना। आप अपनी संस्था के कार्बन फुटप्रिंट को भी घटा सकते हैं। साझा और आउटसोर्स करने के द्वारा कार्यस्थल पर आईटी की मात्रा को कम करें। डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए ऑटोमेटिक पावर अप या पावर डाउन की प्रक्रियाएं लागू करना। डेटा स्टोरेज को आउटसोर्स या शेयर करना, जैसे क्लाउड डेटा स्टोरेज। विभिन्न वर्कस्टेशन और विभिन्न मंजिलों के बीच प्रिंटर एवं स्कैनर को साझा करना। सतर्क रहें, केवल बिजली की बचत करने के उद्देश्य से किसी उपकरण को कई बार चलाने की लालच न करें। इससे बचत पर उल्टा असर पड़ सकता है। छोटे परिवर्तनों से आरंभ करें और नए परिवर्तनों को अपनाएं, लेकिन एक समय में एक ही। परिवर्तन को लागू होने के लिए थोड़ा समय दें, जिससे कर्मचारियों के पास उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त समय हो। आप एक ही डॉक्यूमेंट के 20 प्रिंट आउट क्यों ले रहे हैं? मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, जहाँ मुझे प्रेजेंटेशन भी देना है। मैं इन्हें मीटिंग में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को देना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप प्रेजेंटेशन के बाद भी जिन लोगों को रुचि हो, उनके पास अपने प्रेजेंटेशन की एक सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट लेने में कागज और समय क्यों गंवाना? इस तरह के किसी भी अवसर के लिए ऑनलाइन अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट, तस्वीरें आदि साझा करें, जिससे आपको कागज की आवश्यकता न पड़े। अंतर कार्यालयी संचार साझा करने के लिए शेयर ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस आदि का उपयोग करें। केवल तभी प्रिंट आउट ले जब आवश्यक हो। अपने कागज के उपभोग को न्यूनतम करें। कागज का पुनः उपयोग करें। कागज बचाएं, वृक्ष बचाएं, पर्यावरण बचाएं। इंटरनेट पर नेटवर्किंग करना और गेम खेलना अच्छा होता है, लेकिन क्या आपकी आंखें अनावश्यक रूप से थक रही हैं? क्या कंप्यूटर पर काम करने के थोड़ी देर बाद आपके सिर में दर्द होने लगता है? अपनी डिस्प्ले स्क्रीन की कलर सेटिंग्स की जांच करें। आपको निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को व्यवस्थित करें। एक वेब पेज के सफेद बैकग्राउंड की तुलना अपने कार्यस्थल के साथ करें। यदि यह अधिक चमकदार या स्वयं ही प्रकाश का स्रोत नजर आता है, तो इसकी ब्राइटनेस कम करें।
यदि यह तुलना में बहुत अधिक हल्का लगता है तो आपको ब्राइटनेस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। रंग के तापमान का भी आपकी आंखों पर असर होता है। सुनिश्चित करें कि डिस्प्ले स्क्रीन के रंगों का तापमान, कलर टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं है। अधिक तापमान वाले रंगों से डिस्प्ले के नीले प्रकाश के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। अधिक होने पर नीला प्रकाश आपकी आंखों को थका सकता है। सुनिश्चित करें कि कलर कंट्रास्ट अनुकूल ढंग से सेट है, जिससे आपकी आंखों पर थकान नहीं होती। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग का फॉन्ट कंप्यूटर स्क्रीन के लिए सबसे अधिक अच्छा होता है। ओके, ये क्या है? ये मेरी पाठ्य पुस्तकें हैं, जिनका उपयोग मैंने अपने स्कूल के दौरान किया था। और आपने उन्हें अभी तक क्यों सेव कर रखा है? आप जानते हैं, भविष्य में कभी मुझे इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। और ये मेरे पहले जूते हैं, जो मैंने उस समय पहने थे जब मैंने पहली बार चलना शुरू किया था। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भविष्य में उनका उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आपको जीवन में कुछ चीजों से आगे बढ़ना सीखना पड़ता है और जीवन को व्यवस्थित करना होता है। इसी प्रकार आपको अपने कंप्यूटर से कुछ ऐसी फाइल एवं फोल्डर डिलीट करने होते हैं जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। सैद्धांतिक रूप से उन सभी फाइल या डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देना चाहिए जिनका उपयोग आपने पिछले कुछ वर्षों से नहीं किया है। ऐसी संभावनाएं कम हैं कि आपको भविष्य में उनके संदर्भ की आवश्यकता होगी। अवांछित फाइलों और डॉक्यूमेंट डिलीट करें और अपने फोल्डर उपयुक्त ढंग से व्यवस्थित करें। कुछ महत्वपूर्ण फाइलों के लिए डिस्क पर स्थान बनाएं। ऐसा करके आप अपनी फाइलों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, उनका कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं और साथ ही अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड के सभी उत्सर्जनों का योग होता है जो एक दी हुई समयावधि में आपकी गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न हुए थे। सामान्यतः कार्बन फुटप्रिंट की गणना 1 वर्ष की समयावधि के आधार पर की जाती है। सुव्यवस्थित रहें, पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण बचाएं। इसी प्रकार जब लोन की एप्लीकेशन पर काम होना होता है तो विभिन्न इकाइयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। इनके विवरण बैंक के कंप्यूटर पर रखने पड़ते हैं। पुनः इस डेटा एंट्री के लिए भी टाइपिंग की कुशलता की आवश्यकता होती है। सभी विभागों में किसी न किसी काम के लिए टाइपिंग की कुशलता की आवश्यकता होती है। अतः आप देख सकते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में भी टाइपिंग में निपुणता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फॉर्म के उपयोग। वे दिन अब नहीं रहे जब सभी प्रकार के आवेदनों के लिए कागज के फॉर्म की आवश्यकता होती थी। यद्यपि अभी भी कुछ क्षेत्रों में कागज के फॉर्म का उपयोग होता है, फिर भी उनसे लिए गए डेटा को अंत में कंप्यूटर में ही भरना होता है। उदाहरण के लिए केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रणाली को देखें। विद्यार्थी अपनी प्राथमिकता की सूची कागज के फॉर्म में भरते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी विभिन्न प्राथमिकताओं को भरता है और इन्हें केंद्रीय कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। इसके बिना ये प्रणाली संभव नहीं हो सकेगी। चुनाव के मानदंड के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों में एडमिशन मिलता है। विभिन्न शैक्षिक स्तर पर इतने सारे विद्यार्थियों का डेटा एंटर करने के साथ सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में डेटा एंटर करना पड़ता होगा और इसके साथ ही कितनी संख्या में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती होगी। वर्तमान जुड़े हुए संसार में सबसे अधिक गतिविधि इंटरनेट पर की जा रही है।
यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं तो आपको फॉर्म में सूचना टाइप करने की आवश्यकता होती होगी। इसी प्रकार कुछ वेबसाइट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको स्वयं को रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है। इसमें भी आपको अपने विवरण भरने होते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए टाइपिंग में कुशलता की आवश्यकता होगी। जैसे आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी में कुछ अपडेट करने हैं। अपने विवरण अपडेट करने के लिए आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फिर अन्य सहयोगी डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं। आज अनेक साधारण स्टोर भी कंप्यूटर पर अपने बिल तैयार करते हैं। इसमें भी इनवॉइस की गई सामग्रियों के विवरण एंटर करने होते हैं। अतः यदि आप में कीबोर्डिंग की अच्छी कुशलता होती है तो उनके द्वारा भर्तियां होते समय आप ही पहली पसंद होंगे, क्योंकि तेज टाइपिंग के फलस्वरूप अधिक काम करना संभव हो पाता है। अतः आप चाहे कहीं भी जाएं, जो भी करें, आपकी टाइपिंग संबंधी कुशलता आपके लिए हमेशा उपयोगी सिद्ध होगी। वर्तमान जुड़े हुए संसार में सबसे अधिक गतिविधि इंटरनेट पर की जा रही है। यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं तो आपको फॉर्म में सूचना टाइप करने की आवश्यकता होती होगी। इसी प्रकार कुछ वेबसाइट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको स्वयं को रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है। इसमें भी आपको अपने विवरण भरने होते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए टाइपिंग में कुशलता की आवश्यकता होगी। जैसे आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी में कुछ अपडेट करने हैं। अपने विवरण अपडेट करने के लिए आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फिर अन्य सहयोगी डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं। आज अनेक साधारण स्टोर भी कंप्यूटर पर अपने बिल तैयार करते हैं। इसमें भी इनवॉइस की गई सामग्रियों के विवरण एंटर करने होते हैं। अतः यदि आप में कीबोर्डिंग की अच्छी कुशलता होती है तो उनके द्वारा भर्तियां होते समय आप ही पहली पसंद होंगे, क्योंकि तेज टाइपिंग के फलस्वरूप अधिक काम करना संभव हो पाता है। अतः आप चाहे कहीं भी जाएं, जो भी करें, आपकी टाइपिंग संबंधी कुशलता आपके लिए हमेशा उपयोगी सिद्ध होगी। प्रकाशन के क्षेत्र में टाइपिंग। टाइपिस्ट की सेवाओं पर प्रकाशक बहुत अधिक निर्भर करते हैं। सोचिए, किसी पुस्तक या एक पूरे अखबार में कितनी बड़ी मात्रा में टाइपिंग करने की आवश्यकता होती होगी। आज सभी लोग इस प्रयास में रहते हैं कि वे कितने कामों को बाहर दे सकते हैं ताकि वे अधिक कामों को पूरा कर सकें। लेखक अक्सर अपना समय बचाने के लिए टाइपिस्ट की सेवाएं लेते हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में टाइपिस्ट या तो ऑडियो वीडियो टाइपिस्ट हो सकते हैं अथवा कॉपी टाइपिस्ट हो सकते हैं। ऑडियो वीडियो टाइपिस्ट बोले गए अथवा रिकॉर्ड की गई साउंड फाइल से टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। एक विशेष उपकरण अथवा कंप्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टाइपिस्ट बोले गए डॉक्यूमेंट को सुनता है और फिर उस सूचना को टाइप करता है। ऑडियो वीडियो टाइपिस्ट को ट्रांसक्रिप्शनिस्ट भी कहते हैं। कॉपी टाइपिंग वो टाइपिंग है जिसमें पहले टाइप किए गए अथवा हाथ से लिखित डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। ये डॉक्यूमेंट किसी पुस्तक, नाटक अथवा किसी टीवी शो के लेखक के द्वारा हाथ से लिखे गए नोट्स हो सकते हैं। आप जिस प्रकार के भी टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, आपको निश्चित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्षेत्रों में काम के अनेक अवसर निश्चित रूप से मिलेंगे। आपकी सूचना के लिए, यदि आप में टाइपिंग की अच्छी कौशलता है तो मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम खेलते समय उन टीम की अपेक्षा आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जिनके खिलाड़ी धीमे टाइप करते हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में टाइपिस्ट या तो ऑडियो वीडियो टाइपिस्ट हो सकते हैं अथवा कॉपी टाइपिस्ट हो सकते हैं। ऑडियो वीडियो टाइपिस्ट बोले गए अथवा रिकॉर्ड की गई साउंड फाइल से टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। एक विशेष उपकरण अथवा कंप्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टाइपिस्ट बोले गए डॉक्यूमेंट को सुनता है और फिर उस सूचना को टाइप करता है। ऑडियो वीडियो टाइपिस्ट को ट्रांसक्रिप्शनिस्ट भी कहते हैं।
कॉपी टाइपिंग वो टाइपिंग है जिसमें पहले टाइप किए गए अथवा हाथ से लिखित डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। ये डॉक्यूमेंट किसी पुस्तक, नाटक अथवा किसी टीवी शो के लेखक के द्वारा हाथ से लिखे गए नोट्स हो सकते हैं। आप जिस प्रकार के भी टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, आपको निश्चित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्षेत्रों में काम के अनेक अवसर निश्चित रूप से मिलेंगे। आपकी सूचना के लिए, यदि आप में टाइपिंग की अच्छी कौशलता है तो मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम खेलते समय उन टीम की अपेक्षा आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जिनके खिलाड़ी धीमे टाइप करते हैं।